जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पराग। आप देख रहे हैं नॉलेज लाइब्रेरी चैनल को। और आज जो है हम टॉपिक लेकर आए हैं, बात करने वाले हैं हम ब्लैक कार्बन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ग्लेशियर। यानी कि ब्लैक कार्बन और इसके ग्लेशियर पर पड़ने वाले प्रभाव। तो आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे कि ब्लैक कार्बन क्या होता है, ग्लेशियर्स किसे कहते हैं, ग्लेशियर्स के ऊपर ब्लैक कार्बन के क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, अगर ग्लेशियर्स पिघल गए तो क्या होगा, और इसको अपन कैसे रोक सकते हैं। ये न्यूज़ द हिंदू में एक आर्टिकल छपा था, उससे ली गई थी। चलिए शुरुआत करते हैं इस बारे में। देखिए, आप भी कई दिनों से, कुछ समय से ये न्यूज़ सुनते आ रहे होंगे कि उत्तराखंड में भी अभी ग्लेशियर पिघला था कुछ महीनों पहले, चामोली में, जहाँ पे बहुत सारे लोग बह गए थे और अभी तक वो मिसिंग है। और ऐसी ही बहुत सारी न्यूज़ हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड से आती रहती हैं। कुछ टाइम पहले भी न्यूज़ आई थी कि अंटार्कटिका में एक गोवा से भी बड़े आकार का ग्लेशियर पिघला है। ये बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है, ग्लेशियर पिघलना बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। क्योंकि सबको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर्स पिघलते हैं, लेकिन ग्लोबल इसके मेन कॉजेज़ क्या हैं, मेन कारण क्या है इसके पिघलने के। ठीक है, अपन उन सब बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन जानते हैं कि ग्लेशियर्स कहते किसको हैं। देखिए, ग्लेशियर्स क्या होता है कि किसी, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर स्थान है, उस स्थान पर धीरे धीरे स्नोफॉल हो रही है। स्नोफॉल यानी बर्फ़ की बारिश हो रही है, और वो लगातार कई सालों तक लगातार होती जा रही है, होती जा रही है। तो वहाँ पर धीरे धीरे बर्फ़ जमा होने लग जाएगी, है ना। जब धीरे धीरे वो बर्फ़ जमा होने लग जाएगी और कई सालों तक ये प्रक्रिया चल रही है ना, तो नीचे की जो बर्फ़ है वो सॉलिड होती जाएगी, और ऊपर की बर्फ़ है वो जो फ्रेश बर्फ़ होती है वो सॉलिड नहीं होती है ना। तो वो धीरे धीरे क्या है, नीचे से सॉलिड होती जाती है, और वो एक पर्वत के रूप में आ जाती है, माउंटेन के रूप में वो एक आ जाती है। तो उनको अपन ग्लेशियर्स कहते हैं। और ग्लेशियर्स की सबसे अच्छी बात क्या क्या होती है, मतलब ग्लेशियर्स के बारे में सबसे अच्छी देखने की चीज़ें क्या होती है कि इनको अपन स्लो रिवर्स कह सकते हैं। ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, है ना। और कुछ जो ग्लेशियर्स होते हैं वो एक फुटबॉल के मैदान के आकार के होते हैं, और कुछ जो ग्लेशियर्स होते हैं वो हज़ारों किलोमीटर्स या कुछ 100 किलोमीटर्स तक के भी हो सकते हैं। तो इट्स डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द ग्लेशियर। ओके, अब देखिए ये न्यूज़ में क्यों आ था, क्यों था। अभी विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है, ये देखिए। और इस रिपोर्ट का नाम है हिमालय के ग्लेशियर, जलवायु परिवर्तन, ब्लैक कार्बन और क्षेत्रीय लचीलापन। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भाई जो जितने सालों में जो औसत होना चाहिए ग्लेशियर को पिघलने का, वो उस औसत से ज़्यादा ग्लेशियर पिघल रहे हैं, है ना। मान लीजिए 50 मीट्रिक टन ग्लेशियर मतलब बर्फ़ पिघलती है हर साल, तो वो उससे तेज़ी से दुगनी तेज़ी से पिघल रहा है, यानी 100 मीट्रिक टन तक। ये अपन कह सकते हैं इसको, ठीक है। और ये जो उन्होंने सर्वे किया था, ये किस पे किया था, ये किया था उन्होंने हिमालय पे, काराकोरम पे और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखलाएं, इस पे उन्होंने सर्वे किया था। और बताया था कि जो ग्लेशियर्स हैं वो अपनी अनुमानित पिघलने की दर से तेज़ गति से बढ़ पिघल रहे हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, देखिए यहाँ पे ब्लैक कार्बन आया है, एक ब्लैक कार्बन। अब अपन बात करते हैं कि ब्लैक कार्बन के बारे में, कि ब्लैक कार्बन कहते कैसे हैं, ब्लैक कार्बन होता क्या है। देखिए, ब्लैक कार्बन एक एरोसॉल होता है। अब एरोसॉल क्या होता है, अभी आप देख ही रहे होंगे कि सैनिटाइजर्स वगैरह की या कुछ ऐसी स्प्रे वाली बॉटल्स जो होती हैं, उनमें क्या होता है, देखिए आप यहाँ पे देख लीजिए। देखिए ये जो वाले बॉटल्स हैं, ये जो बॉटल्स है, इसमें देखिए ऊपर से, ये आप स्प्रे देख रहे हैं, इसमें ऊपर से जब आप प्रेशर डालते हैं तो नीचे प्रेशर पड़ता है, और नीचे प्रेशर पड़ता है तो नीचे का जो द्रव्य होता है वो ऊपर की साइड आता है, और ऊपर की साइड आता है वो ऐसे दिखता है अपन को ड्रॉपलेट्स वगैरह में। तो एरोसोल वही चीज़ होती है। ये एरोसोल क्या करते हैं, जो एनवायरनमेंट होता है नहीं, या जो अपना वातावरण होता है, उसमें क्या करते हैं ये, उसमें ये जो भी चीज़ें होती हैं उनको उनको ठोस में बदल देते हैं, और ठोस छोटे छोटे सूक्ष्म ठोस कण जो होते हैं उनमें बदल देते हैं, और साथ में उनको लिक्विड फॉर्म में भी ये निलंबित करते रहते हैं, मतलब वातावरण में ये छोड़ते रहते हैं, एरोसोल उनको कहते हैं, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं कि देखिए, ब्लैक कार्बन है वो जलवायु परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है इसे, यानी जलवायु को परिवर्तित करने में, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में ब्लैक कार्बन का सबसे बड़ा हाथ अपन कह सकते हैं। कहाँ से आता है ये, आपने देखा होगा ब्लैक कार्बन करता क्या है, ब्लैक कार्बन क्या करता है कि जो हवा का जो एक्चुअल टेम्परेचर होता है, मान लीजिए आपके पास जो हवा है, आपका आप जहाँ रहते हैं वहाँ की एनवायरनमेंट में जो हवा है, उस हवा का टेम्परेचर मान लीजिए कि 35 डिग्री सेल्सियस है, ओके, 35 डिग्री है। अब एरोसोल हो रहा है वहाँ पे, तो एरोसोल क्या करेगा, 35 को वो 40 बना देगा, फिर आपको लगेगी गर्मी, है ना। तो और ये निकलता कैसे है, आपने देखा होगा कि जो गैस और डीजल के इंजन होते हैं, आप किसी ट्रक के पीछे चलते हैं तो आपको गर्मी लगने लग जाती है, ये ब्लैक कार्बन निकलता है जो वहाँ से निकलता है। जो कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र है, वहाँ से ब्लैक कार्बन निकलता है। और अपन चूल्हा वगैरह जलाते हैं तो अपन उसके आसपास अगर खड़े हो जाते हैं तो अपन को गर्मी लगने लग जाती है, क्यों, क्योंकि उस एनवायरनमेंट में ब्लैक कार्बन उत्सर्जित हो रहा है, और वहाँ की टेम्परेचर को क्या कर रहा है, वो बढ़ा रहा है, ठीक है।
तो ब्लैक कार्बन ये होता है। अब यहाँ पर कुछ बात हुई थी, देखिए एच के का मतलब क्या है, बात हुई थी हिमालयन की, काराकोरम की और हिंदू कुश की। एच मीन्स हिमालयन, के मीन्स काराकोरम और एच के मीन्स हिंदू कुश। ठीक है, अब इसके बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं कि होता क्या है। देखिए मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। अ, देखिए ये तो है काराकोरम, ये है हिंदू कुश और ये है पूरी हिमालयन रेंज, है ना। अब इसके बारे में अपन जान लेते हैं। देखिए ये 8 देशों में फैली हुई है, 8 देशों में ये फैली हुई है। कौन कौन से देश हैं वो? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये तो हुई 8 देश। और इसके साथ ही ये एवरेस्ट और केटू जैसे कुछ पर्वत श्रेणियाँ भी इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, और ग्लेशियर से जो पानी निकलता है उस पर 2 अरब लोगों का जीवन निर्भर करता है, कृषि वगैरह में। ठीक है, यहाँ पर आपने मैप में इसे देख ही लिया है। देखिए अभी फ्रांस ने इसके ऊपर एक आकलन किया था, ग्लेशियर्स के पिघलने के ऊपर एक उसने फ्रांस ने एक आकलन किया था और उसमें फ्रांस ने कहा था कि हम 270 बिलियन टन की जो बर्फ़ है, जो आइस है, वो खो चुके हैं 21 सेंचुरी के स्टार्टिंग के 2 दशकों में। यानी 21 सेंचुरी के स्टार्टिंग के 2 दशकों में अपन 270 बिलियन टन की बर्फ़ को खो चुके हैं। मतलब वो सॉलिड से वो अब लिक्विड फॉर्म में आ चुकी है वो बर्फ़। ठीक है, अब इससे समस्याएं क्या उत्पन्न होती हैं? देखिए ग्लेशियर पिघलेगा, ऑब्वियसली बात है, जल का स्तर बढ़ेगा तो अचानक बाढ़ आएगी, भू का स्खलन होगा, मिट्टी का कटाव होगा, क्योंकि जब पानी बहेगा तो मिट्टी को अपने साथ ले जाएगा, मिट्टी का कटाव होगा। और जो हिमनद झील है, वो पहले से ही वहाँ पर झील है, मतलब पानी है, और वहाँ पर फिर अचानक से पानी का स्तर बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है बाढ़ आ जाएगी। ये सारी समस्याएं होती हैं, है ना। ग्लेशियर्स के पिघलने के कारण जो ग्लेशियर के आसपास के क्षेत्र होते हैं वो पूरे जलमग्न हो सकते हैं, है ना। और अपन इसको कैसे रोक सकते हैं? इसको रोकने के उपाय क्या क्या होते हैं? देखिए जो हिमालयन क्षेत्र है, यानी जो जहाँ पर ये ग्लेशियर्स होते हैं आसपास, जो हिमालयन क्षेत्र है वहाँ पर लोग रहते हैं, उनको रसोई चूल्हे, डीजल के इंजन और खुले में जलने से ब्लैक कार्बन का होगा वो उत्सर्जन कम होगा। उत्सर्जन कम होगा तो वहाँ का एनवायरनमेंट नेचुरल रहेगा, उसमें कोई इंक्रीमेंट होगा नहीं। तो ये अपन को ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, सरकार को ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा कि जो वहाँ के लोग हैं उनको वो रसोई चूल्हे की जगह गैस का इस्तेमाल करें, वहाँ पर डीजल इंजन की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ किया जाए। और जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में भी पराली वगैरह जलाने से, या फिर पंजाब में जब फसल कटती है और पराली वगैरह जलाते हैं तो उसका पूरा धुआं दिल्ली में पड़ जाता है। जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा धुंध धुंध रहती है, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, वो क्या होता है? ये ब्लैक कार्बन ही है ना। इसके लिए सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। इसको मूसर डिकम्पोज से इसको कम करने की कोशिश की गई है। पराली को कहा गया है कि भाई आप जलाओ मत, मूसर डिकम्पोज करके एक दवाई आती है, आप इसको छिड़क दो, ये अपने आप ही 3 से 4 दिन में नष्ट हो जाएगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती और इतनी महंगी भी नहीं है, एकदम आपके चीप बजट में है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जिससे अपन प्रदूषण को कम कर सकते हैं और अपने इस प्लेनेट को बचा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा मैंने अभी एक वीडियो भी बनाया था विश्व साइकिल दिवस के बारे में, तो आप उसको भी देख सकते हैं कि अपन पर्यावरण को बचाने के उपाय में कैसे उसको अपन शामिल कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।